अभिराम की एक छोटी बहन थी, नाम था अनुराधा। वह अनुराधा से बहुत प्यार करता था। क्योंकि उनके माँ बाप नहीं थे, उसने अनुराधा को बहुत लाड प्यार से बड़ा किया था। अब दोनों बड़े हो गए थे। अनुराधा की उम्र शादी की हो गई थी। अभिराम ने मेहनत करके काफी सारा पैसा बचाया। फिर उसने अनुराधा की शादी विनोद से कर दी। कई दिन बीत गए। विनोद अब एक अमीर आदमी बन गया था। कुछ समय बाद अभिराम एक दिन अनुराधा से मिलने के लिए आया। उसे देखकर, आओ ना भैया, कितने दिनों बाद मैं आपको देख पा रही हूँ। आप अच्छे तो है ना भैया? इतने दिनों बाद क्यों आए? आपका दिल नहीं हुआ मुझसे मिलने का, या मेरी याद नहीं आई? बताइए ना। कैसी बात कर रही हो बहना? मैं तो तुम्हें हर पल याद करता हूँ। खेती के काम में बिजी था। मेरे जीजा जी कहाँ हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वो जरा बाहर गए हैं, कुछ देर में आ जाएंगे। आप बैठिए ना और खाइए। ये कहकर वो खाना परोसने लगी। जब वो खाना शुरू ही करने वाला था, अनुराधा का पति घर आ गया और अभिराम को देखा। ये क्या कर रही हो तुम? क्या तुम घर के अंदर एक भिखारी को खाना खिलाओगी? सबसे पहले इसकी थाली उठाकर फेंको बाहर। अनुराधा हैरान होकर बोली, विनोद, वो मेरे बड़े भैया है। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं ठीक से देख नहीं पाया, मुझे माफ कर देना साले साहब। वैसे आपके कपड़े और इस चेहरे को देखकर मुझे सच में लगा कि कोई भिखारी आ गया है। ये कहकर वो अंदर चला गया। इनकी बात को गलत मत समझना भैया। अभिराम चुपचाप खाना खाने लगा। भैया, तुम थोड़ी देर आराम कर लो। ये कहकर वो अपने पति के पास गई और बोली, ये क्या है विनोद? मेरे भैया इतने दिनों बाद आए, तुमने उनसे इस तरह बात क्यों की? तुम्हें पता है उन्हें कितना दुख हुआ होगा। मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हैं। मुझे पता है कि वो तुम्हारा भाई है। जो कहा सोच समझकर। ये तुम क्या कह रहे हो विनोद? हाँ, अगर खेती में काम करने वाला एक मजदूर एक अमीर आदमी के घर आएगा तो उसकी इज्जत खराब होगी। मुझे अच्छा नहीं लगा कि तुम्हारा भाई यहाँ आया। उसे यहाँ से जल्दी भेज देना। उसे देखकर मुझे घिन आ रही है। समझ गई ना तुम मेरी बात? अभिराम, जिसने छिपकर ये बातें सुन ली, उसने अपने घर जाने की सोची। इसी बीच अनुराधा ने उसे जाते देख लिया और पूछा, भैया रुको, एक मिनट, कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे घर में बहुत काम है बहना, मैं अब जाऊंगा। मैं तो तुमसे बस मिलने आया था। आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं भैया? अगर विनोद को पता लगेगा तो बुरा मानेंगे। उन्होंने मुझे आपके लिए बहुत सारे पकवान बनाने के लिए कहा है। बुद्धू लड़की, तुम्हारे ओठ झूठ कह रहे हैं, लेकिन आंखें सच बयान कर रही हैं। मैं सब कुछ सुन चुका हूँ अनुराधा, अब मैं जाता हूँ। ये कहकर वो वहां से चला गया। अनुराधा अपने पति के पास गई। तुम में जरा भी संवेदना नहीं है? तुम इस तरह से बात कर रहे हो क्योंकि अब तुम्हारे पास पैसा है। तुम्हें इतना सारा पैसा दिया किसने? क्या शादी के पहले तुम्हारे पास इतना पैसा था? ये मेरी भाई के कमाया हुआ पैसा है जो उन्होंने तुम्हें दहेज के रूप में दिया। लेकिन तुमने आज मेरे भाई से इस तरह बातें की। अपने पैसे पर कभी घमंड मत करना विनोद, ये तुम्हें किसी दिन बर्बाद कर देगा, बर्बाद कर देगा। पैसे के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा तुम्हारे पास। तुम इतनी सारी बातें क्यों कर रही हो? ये कहते हुए उसने उसे पीटा। अनुराधा रोने लगी। तुम्हारा पौरुष बहुत महान है कि तुम एक औरत को पीट रहे हो। तुम्हारे घर आए मेहमान से तुमने जिस तरह बात की, उसे तुम्हारी जहनियत का पता चलता है। अच्छा होगा कि मैं एक विधवा के रूप में अपने भाई के साथ रहूं, बजाय एक बदतमीज आदमी के। मैं अपने भाई के घर जा रही हूँ। ये कहकर वो अपने भाई के घर चली गई। उसे देखकर अभिराम ने पूछा, क्या हुआ बहन, तुम रो क्यों रही हो? अचानक कैसे चली आई? तब अनुराधा ने सारी बात बताई। नहीं बहना, तुमने जो किया वो ठीक नहीं है। तुम्हें अपने पति के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए। एक बार जब तुम अपना मायका छोड़कर अपने ससुराल चली जाती हो तो वही तुम्हारा अपना घर हो जाता है। तुमने जो किया एकदम गलत है। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे ससुराल छोड़कर आऊंगा। नहीं भैया, मैं वहां नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ। इस बीच अनुराधा का पति विनोद वहां आ गया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए साले साहब, आप एक महान इंसान हैं। मैं आपके आगे कुछ भी नहीं। मेरी गलती थी, फिर भी आप अपनी बहन को समझा रहे थे। साले साहब, मैं समझ गया हूँ कि पैसे का घमंड सच में इंसान को बर्बाद कर देता है। पैसा नहीं, हमें अपनों का प्यार चाहिए। मैं अपनी यहाँ बीवी से तलाक लेने आया था, लेकिन समझ गया हूँ कि गलती मेरी है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। ऐसी बात मत करो जीजा जी, गलती तो किसी से भी हो सकती है। अब हम फिर से एक हैं, है ना? रिश्तों और रिश्तेदारी में इस तरह की छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
बस दिल में नहीं बिठानी चाहिए। अगर हर कोई इस तरह सोचेगा तो दुनिया में रिश्ते बाकी ही नहीं रहेंगे, है ना? जो हुआ भूल जाइए। आपने जो कहा बिल्कुल ठीक है। फिर वो सब खुशी से हंसे और घर के अंदर चले गए। 10वें भाग में शैतानों के प्रमुख और युवराज ने शेखर को शादी के लिए राजी कर लिया और दुल्हन की तलाश में निकल गए। तभी रास्ते में उन्हें एक लड़की रोती हुई मिली। चचा, वहां देखो, एक लड़की वहां बैठी रो रही है। अरे हाँ, उसे क्या परेशानी हो सकती है? चलिए उसी से चलकर पूछ लेते हैं। फिर दोनों उस लड़की के पास गए। रोती हुई लड़की ने उन शैतानों को देखा। ए लड़की, हम तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तुम रो क्यों रही हो? तब उस रोती हुई लड़की ने कहा, मेरा नाम सिरिशा है। मेरा अपना कोई नहीं। मैंने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया। मुझे मेरे चाचा और चाची ने पाला है। मेरे चाचा बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन मेरी चाची मेरा ख्याल नहीं रखती, बल्कि सोचती है कि किसी बूढ़े से मेरी शादी करवा के पैसे ऐंठ ले। इसीलिए मैं वहां से भाग निकली। मुझे नहीं समझ आया कि कहाँ जाऊं और यहाँ बैठ गई। चचा, ये लड़की कितनी सुंदर दिखती है। अच्छा होगा अगर हम इस लड़की के साथ शेखर की शादी कर दें। लेकिन इस लड़की को भी तो शेखर से शादी करने के लिए मानना चाहिए ना। तो चलिए फिर उससे एक बार पूछ लेते हैं। युवराज के ऐसा कहने पर ठीक है, सुनो सिरिशा, तुम्हें अपनी चाची के पास वापस नहीं जाना पड़े, हमारे पास एक उपाय है। हाँ, बताइए तो सुनो, एक नौजवान है, नाम है शेखर, जो हमसे अच्छी तरह परिचित है। यदि तुम उससे शादी कर लो तो फिर चाची कुछ नहीं कर पाएंगी। सिरिशा ने कुछ देर सोचा। मैं तैयार हूं। तुरंत शैतान के मुखिया और युवराज सिरिशा को शेखर के घर ले गए। फिर उन्होंने शेखर को सारी बात बताई। शेखर को सिरिशा पसंद आई और फिर चटमंगनी और पट उनका ब्याह भी हो गया। फिर शेखर सिरिशा को चंद्रिका के पास ले गया। देखो सिरिशा, ये मेरी पहली पत्नी चंद्रिका है। दिल की बहुत अच्छी है। सिरिशा ये सुनकर जोर जोर से रोने लगी और शैतानों के मुखिया से बोली, क्या आपने मुझे धोखा क्यों दिया? शेखर पहले से शादीशुदा है, फिर मुझसे क्यों शादी कराई? अरे लड़की, हर बात के लिए रोना मत शुरू करो। चंद्रिका इंसान नहीं है, वो भी हमारी तरह ही एक शैतान है। अच्छा, वो हैरान होकर बोली, ये एक शैतान है? फिर शेखर ने सिरिशा को सारी बात बताई। ये सुनकर सिरिशा हैरान हो गई और उसने चंद्रिका से कहा, चंद्रिका, आप बहुत अच्छी शैतान हैं। आपकी उदारता ने मुझे नरक से बचाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिरिशा ने चंद्रिका का धन्यवाद किया। शादी की रस्म के बाद सभी शैतानों और शेखर ने परिवार की दावत का आनंद लिया। पूरे दिन के कार्यक्रम के बाद वे शैतान थक गए और पूरी रात वहां विश्राम किया। अगले दिन भी वे साथ थे। शैतान और शेखर का परिवार एक साथ बैठकर बातें करने लगे। तब शैतानों के प्रमुख ने कहा, चंद्रिका, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई और शेखर, तुम्हारी भी। अब ये सिरिशा के लिए एक नए जीवन की शुरुआत है। हाँ चाचा, देखिए आपने इस समस्या का हल भी ढूंढ ही लिया आखिर। चुप रहो युवराज, तो अब हम निकलेंगे। आप सभी अच्छे से रहें और खुश रहें। ये कहकर वे सभी शैतान वहां से चले गए। अब उस घर में केवल 3 लोग बचे थे। सिरिशा और चंद्रिका का एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त बीतने लगा। दरअसल सिरिशा को चंद्रिका का उस घर में रहना पसंद नहीं आ रहा था। वो उसे शेखर से दूर करना चाह रही थी। जब शेखर घर से बाहर जाता तो सिरिशा चंद्रिका के साथ दुर्व्यवहार करती। जैसे ही शेखर घर वापस आता, सिरिशा चंद्रिका के बारे में झूठी शिकायत करती। शेखर चंद्रिका के स्वभाव से अच्छी तरह परिचित था, इसीलिए वो सिरिशा की कही बातों पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन जब शेखर बाहर गया तो सिरिशा ने चंद्रिका से कहा, अरे शैतान, तुम इस घर में कब तक रहोगी? क्या अब भी शेखर को इश्क वाला लव करना बंद नहीं किया है? अब वो मेरा पति है, ये जानकर भी शर्म महसूस किए बिना तुम यहाँ कैसे रह सकती हो? यदि जरा भी आत्मसम्मान है तो तुरंत यहाँ से निकल जाओ। इस तरह सिरिशा ने चंद्रिका को अपनी बातों से ठेस पहुंचाई। चंद्रिका, जो उसके शब्दों को सहन करने में असमर्थ रही, वापस शैतानों के पास चली गई। उधर शेखर
वापस घर आया। अगले भाग में देखिए कि चंद्रिका को वहां ना पाकर शेखर ने क्या किया।